हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मानव में लिंग निर्धारण तथा आनुवांशिक विकार, यानी कि ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है और जेनेटिक डिसऑर्डर कौन कौन से पाए जाते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके NCERT के अंदर 12th के सिलेबस का भी एक पार्ट है और साथ ही साथ जो लैब असिस्टेंट का बायोलॉजी का सिलेबस है उसके पार्ट 2 का एक पार्ट है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहले अपन देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन और लिंग निर्धारण, जिसे हिंदी में लिंग निर्धारण कहा जाता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग यानी कि किसी भी जीव या जो संतति होती है उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक यानी कि लैंगिक लक्षणों को दर्शाता है या उसका निर्धारण करता है, उसे डिसाइड करता है। ये डिसाइड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो जीव है वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि वो नर होगा या मादा होगा। इसका निर्धारण करने वाला जो तंत्र है उसे हम लिंग निर्धारण कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ की जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो है क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसके अंदर हमें ये पता है कि जो मेल होते हैं उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, X और Y, जो ये डिसाइड करते हैं कि अगर किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो मेल होगी। इसी तरीके से फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो है XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी फीमेल के सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम जो है उससे हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में क्या है, यानी कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या रोग जो है उस संतति के अंदर पाया जा रहा है, उससे हम टेस्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे एलिमिनेट कर सकते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन एक जेनेटिक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी जीव के सेक्स को डिसाइड करते हैं या निर्धारित करते हैं। ह्यूमंस में या मेंस के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। तो फीमेल्स जो हैं उनके अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से एक X क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आता है और एक X क्रोमोसोम जो है वो फीमेल पेरेंट से आता है, इसलिए इसे हम XX से दर्शाते हैं। ठीक है, जबकि हम मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स के अंदर एक X और एक Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें से X तो मदर से आता है और Y जो है वो फादर से आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फादर या पिता जो है वो ही जो है एक अनबॉर्न चाइल्ड, यानी कि जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है, उसके लिंग को निर्धारित करने में मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि Y क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फादर में प्रेजेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर Y क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो जो इंडिविजुअल या प्रोजेनी होगी वो फीमेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इमेज में हम समझ सकते हैं कि फीमेल के अंदर XX और मेल के अंदर XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स के अंदर, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, तब उसमें 2 टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एक बनता है X गैमेट और दूसरे टाइप के जो गैमेट्स होते हैं वो होते हैं Y गैमेट। यानी कि ऐसे गैमेट, कुछ गैमेट्स ऐसे होते हैं जिनमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और कुछ गैमेट ऐसे होते हैं जिनमें Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जायगोट के सेक्स की बात कर रहे हैं, युग्मनज के लिंग की बात कर रहे हैं। तो ओवम यानी कि मदर जो है उसके एग से, यानी कि जो फीमेल गैमेट है जिसमें X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, उससे जो मेल के दोनों गैमेट हैं उसमें से जो भी गैमेट आकर के फ्यूज़ होता है उससे ही जो है ये डिसाइड होता है कि जो प्रोजेनी होगी या जो जायगोट होगा उसका सेक्स क्या होगा। हम ये कह सकते हैं कि 50% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर मेल चाइल्ड होगा और 50% चांसेस होते हैं कि वहाँ पर फीमेल चाइल्ड होगा।
तो जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं, ये फादर है और फादर के अंदर XY क्रोमोसोम और मदर के अंदर XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगी, देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये फादर का X जो क्रोमोसोम वाला गैमेट है, अगर वो मदर के X क्रोमोसोम वाले गैमेट के साथ में फ्यूज़ होता है तो डॉटर होगी। ठीक उसी तरीके से अगर Y क्रोमोसोम वाला गैमेट X क्रोमोसोम वाले मदर के गैमेट से जो है फ्यूज़ होता है तो वहाँ पर सन होगा। तो यहाँ पर 50-50% चांसेस रहते हैं कि जो होने वाली प्रोजेनी है वो बेटा होगी या बेटी होगी, या डॉटर होगी या सन होगी। अब हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की, यानी कि जो आनुवांशिक जो रोग होते हैं, आनुवांशिक जो विकार होते हैं, उनकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्यों हैं? एक ऑर्गेनिज्म का जो जीनोम होता है उसमें अगर किसी भी तरीके से कोई ऑल्टरेशन आ जाए या एबनॉर्मलिटी आ जाए, यानी कि उसमें कोई भी असामान्य अगर परिवर्तन हुआ है, तो उस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर या आनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं उन्हें हम 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो टाइप है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा डिसऑर्डर या रोग जो कि एक सिंगल जीन में ऑल्टरेशन के कारण हुआ हो और वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को शो करे। और दूसरे टाइप के जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि गुणसूत्री विकार, जो कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज होने से होते हैं, या किसी क्रोमोसोम के मिस होने से, उसके डुप्लीकेट होने से, या उसके किसी पर्टिकुलर पार्ट के ट्रांसलोकेट होने के कारण होते हैं। दोनों ही डिसऑर्डर को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। पहले है मेंडेलियन डिसऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि ये वो डिसऑर्डर हैं जो किसी भी सिंगल जीन में अगर कोई भी चेंज आता है, एबनॉर्मल अगर चेंज आ रहा है, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं। और इसे हम पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा, वंशावली अध्ययन के द्वारा हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसऑर्डर जो हैं वो या तो डोमिनेंट होंगे यानी कि प्रभावी होंगे, या रेसेसिव होंगे यानी कि अप्रभावी होंगे। ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकते हैं यानी कि लिंग आधारित प्रभावी हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकते हैं यानी कि लिंग आधारित अप्रभावी हो सकते हैं। और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रियल यानी कि टाइप ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर है कि इस टाइप के मेंडेलियन डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर हैं वो हैं कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, सेकेंड वन इज़ हीमोफीलिया, थर्ड वन इज़ सिकल सेल एनीमिया जिसे हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका अरक्तता, चौथा है फिनाइल कीटोनुरिया, एंड फिफ्थ वन इज़ थैलेसीमिया। इन्हें हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ब्लाइंडनेस से क्या मीनिंग होता है? ब्लाइंडनेस का मीनिंग होता है जब किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन या हम उसे अंधापन भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस जो है वो पहली चीज़ तो किस टाइप का मेंडेलियन डिसऑर्डर है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये लिंग आधारित अप्रभावी विकार है जो कि आई यानी कि जो हमारी आँख है उसके रेड और ग्रीन कोन में डिफेक्ट के कारण होता है। इसी वजह से जिस भी व्यक्ति को या जिस भी ह्यूमन को कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में, लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। ये विकार जो है कैसे उत्पन्न होता है? ये जो है जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें कुछ जीन के अंदर म्यूटेशन के कारण होता है। ये ज़्यादातर जो मेल्स हैं उनमें 8% और फीमेल्स में ओनली 0.4% ही प्रेजेंट होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो रोग है या ये जो डिजीज़ या डिसऑर्डर है वो मेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। किस कारण से होता है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन से ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस का रोग जो है वो उत्पन्न होता है। मेल्स जो हैं हम जानते हैं कि मेल्स के अंदर सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो एक ऐसी वुमेन जिसमें ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं जो कि कलर ब्लाइंडनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि ऐसी एक औरत या ऐसी एक वुमेन जिसके अंदर अगर कलर ब्लाइंडनेस के जीन हैं तो उसका जो बेटा होगा, उसका जो सन होगा, उसमें 50% चांसेस है कि वो कलर ब्लाइंड हो सकता है। माँ जो है वो कलर ब्लाइंड क्यों नहीं होती? माँ इसलिए कलर ब्लाइंड नहीं होती क्योंकि यहाँ पर जीन जो है वो कैसा है?
रेसेसिव जीन है, इस वजह से माँ जो है वो इस माँ में 2 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस के जीन प्रेजेंट है तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल है। इस वजह से वो क्या करता है, वो सप्रेस हो जाता है डोमिनेंट नॉर्मल जीन के कारण, और इसी वजह से माँ जो है वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती। तो माँ अगर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती तो बेटी जो है यानी कि डॉटर जो है वो भी नॉर्मली कलर ब्लाइंड नहीं होती। चांसेस तब हो सकते हैं कि अगर एक वुमेन जो है वो कलर ब्लाइंडनेस जो डिसऑर्डर है उसकी करियर है, वाहक है, और फादर ऑलरेडी कलर ब्लाइंड है, उस केस में चांसेस है कि उनकी जो बच्ची होगी, जो बेटी होगी, उसमें कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। सेकेंड डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। ये भी जो है एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ है, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस थी। ये जो डिजीज़ है किस कारण से होती है? ये डिजीज़ इस कारण से होती है कि जो ब्लड क्लोटिंग होती है, हमारे कभी भी चोट लग जाती है तो वहाँ पर जो है खून का थक्का जम जाता है, क्लोटिंग हो जाती है। उस क्लोटिंग के अंदर जो प्रोटीन या कैस्केड प्रोटीन जो है इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर अगर किसी भी वजह से कोई जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाती है तो उस वजह से ये डिज़ीज़ जो है होती है। तो उस वजह से अगर हमें कट लग जाता है तो हमारे वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का जो है वो नहीं जमता और जो ब्लड है वो नॉन स्टॉप बहता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हेटेरोजाइगस फीमेल है जो कि क्या होती है, वाहक होती है, वो अपने बेटे के अंदर इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, तो एक फीमेल जो है वो नॉर्मली उसके अंदर हीमोफीलिया जो है डिसऑर्डर प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन वो कैरियर हो सकती है, वाहक हो सकती है। और अगर एक वाहक फीमेल है और जो उसका फादर है वो हीमोफिलिक है, तो पॉसिबिलिटी है कि उनकी जो डॉटर होगी, जो बेटी होगी, उसके अंदर हीमोफीलिया हो सकता है। जैसे कि हमने क्वीन विक्टोरिया का एग्जाम्पल हीमोफीलिया में हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं कि जो रानी विक्टोरिया थी उसका जब इन्होंने फैमिली पेडिग्री एनालिसिस किया तो इन्होंने ये पाया कि यहाँ पर बहुत सारे हीमोफिलिक डिसेंडेंट थे। हीमोफीलिया रोग वाले जो हैं व्यक्ति इनके पूरे के पूरे ख़ानदान में पाए जाते थे। क्यों पाए जाते थे? क्योंकि जो रानी विक्टोरिया थी वो इस डिज़ीज़ की वाहक थी। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव लक्षण है या ट्रेट है या डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब जाता है, जब दोनों के दोनों जो पार्टनर्स हैं या जो दोनों के दोनों पेरेंट्स हैं वो इस जीन के लिए अगर वाहक होते हैं तो उनके बच्चों में ये जो डिज़ीज़ है ये जा सकती है। ये डिज़ीज़ जो है वो एक एलील के पेयर के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसे हम कहते हैं HBA एंड HBS। ठीक है, तो जो 3 पॉसिबल जीनोटाइप होमोजाइगस कंडीशन में बनते हैं, ठीक है, जैसे कि HBS, ठीक है, तो उसमें जो है डिजीज़ फिनोटाइप शो होता है, यानी कि HBA HBS ये तो 2 हो गए, और HBS जो है ये जो कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है वो एक डिजीज़ फिनोटाइप है, यानी कि HBS अगर प्रोजेनी में होगा तो उसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है या होगा। हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करें, यानी कि एक इंडिविजुअल में अगर HBA HBS एलील जो है अगर प्रेजेंट है तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, वाहक होगा, और उसकी जो प्रोजेनी होगी उसके अंदर सिकल सेल का ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ये डिफेक्ट जो है वो किसके द्वारा कॉज होता है? ये जो है ग्लूटामिक एसिड जो है जब वैलिन के द्वारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है तो उस वजह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन के ऊपर जो है परिवर्तन आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। अभी आगे मैं डायग्राम में आपको इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। तो जो अमीनो एसिड जो कि यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड के सामने आना चाहिए था, अब उसमें भी यहाँ पर चेंज आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन हो चुका है। GAG की जगह यहाँ पर GUG प्रेजेंट होता है। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर पॉलीमराइजेशन हो जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन के कारण, जिससे कि RBC जो हैं उनका शेप कैसा हो जाता है,
कॉन्क्लेव हो जाता है, डिस्कॉन्क्लेव डिस्क के जैसा हो जाता है, और इसे ही हम इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए यहाँ पर हम दोनों इमेज को अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो है ये नॉर्मल आरबीसीज हैं जो कि कैसी होती हैं, राउंडेड होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एबनॉर्मल आरबीसीज होती हैं वो कैसी होती हैं, सिकल शेप की होती हैं। हसिया जो होती है ना, जिससे कि हम दराती बोल सकते हैं, तो उस शेप की अगर आरबीसीज हो जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और मैं आपको यहाँ पर जो है देखिए डिटेल में दिखा देती हूँ। जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन होता है उसके अंदर आप देखिए GAG एंड CTC कंडीशन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन जीन के अंदर होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो mRNA होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, ये है HbA पेप्टाइड। लेकिन जब हम बात करते हैं सिकल सेल की, तो सिकल सेल जीन है वो कौन सा है, HbS है। अभी हमने आपको पीछे मैंने बताया था कि HbS SBS जब होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है सिकल सेल एनीमिया की। तो यहाँ पर देखिए mRNA जो है, जो कि क्या होना चाहिए था, GAG को कोड करना चाहिए था, उसमें जो है एडेनिन की जगह यहाँ पर यूरेसिल आ गया है। तो GAG की जगह ये क्या हो गया है, देखिए यहाँ पर GAG जो था वो GUG में कन्वर्ट हो गया है। इसलिए 6th पोजीशन पर जहाँ पर ग्लूटामीन होना चाहिए था वहाँ पर वेलेनिन प्रेजेंट हो गया है। और इसी वजह से जो है जो सेल्स हैं, जो आरबीसीज हैं, उनका शेप यहाँ पर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ये एक इनबॉर्न एरर है जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। ये एक एंजाइम की कमी के कारण, ठीक है, जो कि एक एंजाइम की जब कमी होती है तो उससे अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के अभाव के कारण ये डिसऑर्डर होता है। तो उस वजह से क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन जो है वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, और फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके जो अन्य डेरिवेटिव्स या व्युत्पन्न हैं उनके अंदर वो कन्वर्ट होने लगता है। तो उससे ब्रेन में जब इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है तो जो भी व्यक्ति है जिसके अंदर ऐसा हो रहा है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, यानी कि मानसिक रूप से वो, उसका मानसिक विकार जो है वहाँ पर दिखाई देने लगता है, मानसिक रूप से वो असंतुलित हो जाता है, ठीक है। ये जो है इसे जो यहाँ पर फिनाइल एलेनिन का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो भी क्या होने लगता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लगता है। क्यों? क्योंकि किडनी जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, क्योंकि नॉर्मली जो ये होना चाहिए उसकी जगह ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। ये भी एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज़ है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती है। जब पेरेंट्स कैसे हों, दोनों ही पेरेंट्स अगर हेटेरोजाइगस होते हैं तो ये ऑफस्प्रिंग के अंदर जा सकती है। ये डिफेक्ट जो है वो किस कारण से होता है, ये डिफेक्ट जो है ग्लोबिन जो चेन्स होती हैं जो कि हीमोग्लोबिन को बनाती हैं, उनमें अल्फा और बीटा चेन्स प्रेजेंट होती हैं। तो उन ग्लोबिन चेन्स में जो है अगर कोई भी चेंज आ जाता है तो उससे थैलेसीमिया डिजीज़ हो सकती है। जो पर्सन है जिसमें कि डिजीज़ है उसमें ब्लड जो है वो बनना बंद हो जाता है या उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। ये इससे जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हो जाते हैं, एबनॉर्मल हो जाते हैं। जो पर्सन है उसके अंदर ब्लड की कमी होने लग जाती है, वो कैसा हो जाता है, एनीमिक हो जाता है। और यही जो है इस डिज़ीज़ का मेन कैरेक्टर है। थैलेसीमिया जो है उसे हम इस बेस पर क्लासिफाई करते हैं कि हीमोग्लोबिन की किस चेन के अंदर चेंजेस आए हैं। जैसे कि अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो अल्फ़ा ग्लोबिन चेन के प्रोडक्शन में जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो होता है, और बीटा थैलेसीमिया जो है वो बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन जब अफेक्ट होता है तो उस समय होता है। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो दो क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2
इन पर डिपेंड, इनसे कंट्रोल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम 16 के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो पेरेंट हैं उनके 16 नंबर का जो क्रोमोसोम है उस पर जो HbA1 और HbA2 क्रोमोसोम जीन्स प्रेजेंट हैं वो तो अल्फा थैलेसीमिया को कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर ये जो जीन है HbA1 और HbA2, अगर इनमें से किसी में भी कोई भी म्यूटेशन या डिलीशन हो जाता है तो अल्फा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होते हैं उतना ही अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने अल्फा थैलेसीमिया की बात करी तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो भी किसी न किसी क्रोमोसोम जीन के द्वारा कंट्रोल होगा। तो बीटा थैलेसीमिया जो है वो पेरेंट्स के जो 11th नंबर का क्रोमोसोम होता है उसके एक सिंगल जीन HBB के द्वारा कंट्रोल होता है। तो ये जो जीन है HBB, अगर इसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाता है दोनों ही पेरेंट्स में या किसी एक पेरेंट्स के अंदर, तो उस कंडीशन में बीटा थैलेसीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्री विकार की। ये डिसऑर्डर जो है जब एक क्रोमोसोम की संरचना में या उसकी संख्या में अगर कोई परिवर्तन होता है तब ये होता है। कभी कभी पूरा का पूरा क्रोमोसोम या तो नष्ट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है, डिलीट हो जाता है, या कभी कभी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। इस टाइप के जो डिसऑर्डर होते हैं वो बहुत ही फैटल होते हैं, यानी कि बहुत ही घातक होते हैं और बहुत सारे जीन्स को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन सी मेजर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो है नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, जो कि क्रोमोसोम 21 के एडिशन के कारण होती है, इसको हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। सेकेंड वन इज टर्नर सिंड्रोम, जो कि X क्रोमोसोम की एब्सेंस के कारण होती है, जिसे हम XO से दर्शाते हैं, X0 भी आप इसको कह सकते हैं। एंड थर्ड वन इज क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम के कारण होती है, जिसे कि हम XXY से दर्शाते हैं। तीनों को हम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ डाउन सिंड्रोम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी जब एक और कॉपी, एक्स्ट्रा कॉपी जब प्रेजेंट होती है तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इस डिसऑर्डर को सबसे पहले लैंगडॉन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने 1866 में 1866 के अंदर डिस्क्राइब किया था और इन्हीं के नाम पर इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। जो भी इंडिविजुअल जिसमें डाउन सिंड्रोम है उसकी हाइट जो है वो कैसी होती है, छोटी होती है, उसके कंधे जो हैं वो छोटे होते हैं, उनका जो हेड है, जो सिर है उनका वो छोटा और राउंड होता है। टंग यानी कि जो जीभ है वो फरोड होती है, जैसे सांप की जीभ होती है ना, दो में डिवाइडेड होती है, उसी तरीके से इनकी जीभ जो है वो 2 में डिवाइडेड होती है और इनका मुंह जो है वो बहुत ही कम खुलता है। साथ ही साथ इनकी जो हथेलियां हैं, जो पाम हैं, वो चौड़ी होती हैं और उनकी जो लाइनें हैं, जो पाम क्रीज हैं, जो हथेली पे लाइनें होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होती हैं, क्लियरली दिखाई देती हैं। साथ ही साथ ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जिनमें ये डिज़ीज़ है, वो फिज़िकल, साइकोमोटर और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कम होता है, यानी फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। यहाँ पर इस इमेज में हम देख सकते हैं क्या क्या कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर शो होते हैं। देखिए, पहला जो कैरेक्टर है वो है आइज़ स्लांट्स अप विथ पेरिफेरल फिशरीज। देखिए, टंग यहाँ पर बड़ी भी होती है, जो जीभ है वो बड़ी होती है और मुंह के अंदर चिपकी हुई होती है। कंधे जो हैं, देखिए यहाँ पर कंधे जो हैं वो छोटे होते हैं। अंगूठा और जो उंगली है, फर्स्ट और सेकंड टो जो है ये और ये, इसके बीच में गैप होता है। यहाँ पर देखिए उंगलियाँ जो हैं इसकी बहुत ही छोटी है, हथेली जो है बहुत ज़्यादा चौड़ी है और हथेली के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से डार्क लाइंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। इस साइड में भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो स्किन फोल्ड है वो अपर कवरिंग होती है, इनर कॉर्नर जो आई है उसकी इनर कॉर्नर पर, जो ऊपर वाली हमारी यहाँ पर पलकों के ऊपर की जो स्किन होती है वो आईज़ को कवर कर लेती है, आईलिड को। जो कान हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेज़ल ब्रिज और डॉर्सम है वो भी लो होता है। जो पेट है और जो एक्सेसिव
फेशियल फैट है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेट नहीं, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मुंह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, उस पर बहुत ही ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ ब्रेन जो है वो उसमें जो है बहुत ही कम मेंटल कैपेसिटी होती है, यानी कि मेंटली रिटार्ड होते हैं ऐसे बच्चे जिन्हें डाउन सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इस टाइप का जो डिसऑर्डर है वो एक एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस के कारण प्रेजेंट होता है, तो इसे हम XO से शो करते हैं। ऐसी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में ये डिजीज़ देखने को मिलती हैं, ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, यानी कि बंध्य होंगी। इनकी जो ओवरीज हैं, यानी कि इनमें जो ओवरीज प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होंगी, रूडिमेंट्री होंगी। साथ ही साथ इनमें बहुत सारे और फीचर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनका इनमें अभाव होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऐसी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं शो होते हैं, देख लेते हैं एक बार। जो फीमेल्स हैं उनमें हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड होता है, उनकी जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, इनफर्टिलिटी शो होती है, उनकी बॉडी पर बहुत सारे मोल्स प्रेजेंट होते हैं, मोल्स यानी मस्से प्रेजेंट होते हैं, उनके लिम्फ सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होती है, कान नीचे की तरफ होते हैं, जो जबड़े हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, जो उनकी गर्दन है वो बहुत ही छोटी और चौड़ी होती है, इन्हें कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इनके हाथ और पैर जो हैं उनमें स्वेलिंग पाई जाती हैं। तो फीमेल्स में ये डिजीज़ पाई जाती है जो कि फीमेल को रिप्रोडक्टिवली स्टेराइल बनाती है। एंड लास्ट वन इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंस के कारण होता है, तो कैरियोटाइप में हम इसे XXY से दर्शाते हैं। ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं मेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए Y क्रोमोसोम भी प्रेजेंट है, तो मेल्स में जब एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो उन्हें क्लीनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं उनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। यहाँ पर हम इमेज में देख लेते हैं, देखिए लंबे होते हैं, ये काफ़ी लंबे होते हैं, और यहाँ पर आप देखिए इनमें जो टेस्टिस है वो बहुत ही छोटा होता है, और टेस्टिस के ऊपर फीमेल्स में जैसे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं उस तरीके के प्यूबिक हेयर्स जो हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और साथ ही साथ इनमें जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो पाया जाता है। जैसे फीमेल्स में ब्रेस्ट होती हैं तो मेल होते हुए भी इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। इनमें जो बियर्ड है यानी जो दाढ़ी है वो बहुत ही कम आती है, जो फ्रंटल बाल्डनेस है वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इनके कुछ फीचर्स मेल के और कुछ फीचर्स जो हैं फीमेल के होते हैं, दोनों ही फीचर्स जो हैं इनके अंदर शो होते हैं, जो कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को दर्शाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये जाना कि किस तरीके से हम सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, लिंग का निर्धारण कर सकते हैं, और किस प्रकार से कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर और उनके टाइप हो सकते हैं, और उनके क्या क्या जो हैं मुख्य लक्षण होते हैं उनके बारे में हमने आज जाना। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहें हमारे साथ। Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.